नमस्कार दोस्तों और आदाब। मैं हूं इटर्नल डीबगर और आज मैं इस वीडियो के थ्रू एक एकेडमिक रिबटल पेश करना चाहता हूं ऑफ अबूजर रिस्पॉन्ड्स की वीडियो, जहां पे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि आयशा की जब मैरिज कंसमेशन हुई थी विद द प्रॉफिट, तब वो 9 साल के होते हुए भी शी वॉज मच्योर एंड शी हैड रीच्ड प्यूबर्टी। उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए थे, वो खुद इसको एक डिबंक वीडियो के हिसाब से उन्होंने बनाया था, जहाँ पे उन्होंने कुछ जो एक्स मुस्लिम्स हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनके क्लेम्स को डिबंक करने के लिए ये कुछ एविडेंसेस फॉरवर्ड की थी। हम उन्हीं एविडेंसेस को आज एग्जामिन करेंगे और फिर उनको डिबंक भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अबूजर साहब को, और उनकी इंटेग्रिटी को मैं दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वो सारे स्प्यूरियस हदीस को नहीं पेश किया एज एविडेंस जो अमूमन लोग करते रहते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, सुनन नबी दाऊद के 4933 में एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड को इंग्लिश में मिस ट्रांसलेट कर दिया गया है। जहां हाफने की बात हो रही है, आउट ऑफ ब्रेथ होने की बात हो रही है, उसमें पता नहीं कहाँ से आसमान से निकालकर मेंस्ट्रुएशन घुसा दिया गया है। और सिमिलरली एक और बुखारी की भी 476 हदीस थी, जिसको भी पहले बहुत ही गलत ट्रांसलेट किया गया था। अभी आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड ये देख करके सुन्ना डॉट कॉम ने उसको करेक्ट किया है और उन्होंने एज ऑफ प्यूबर्टी को हटा के वहां पे एज ऑफ इंटेलिजेंस डाल दिया है, जो कि एक्चुअली इसकी सही ट्रांसलेशन है। एक और हदीस यूजुअली शो की जाती है सुनन अबू दाऊद की, शायद ये 710 है, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि शी वॉज मेंस्ट्रुएटिंग। लेकिन वहां पे आपको गौर करना पड़ेगा कि अल अलबानी ने वहां पे क्या कमेंट उसके ऊपर दिया है। उन्होंने उसको सही करार दिया गया है एक्सेप्ट फॉर दी हाइज पार्ट, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन की बात यहाँ पे हो रही है उसको छोड़कर बाकी जो बातें यहाँ पे कही गई हैं उनको उन्होंने सही करार दिया गया है। तो इसको भी हम प्रूफ ऑफ मेंस्ट्रुएशन नहीं मान सकते। तो आगे बढ़ के बात करते हैं जो इस वीडियो में अबूजर साहब ने बहुत सा टाइम उन्होंने निकाला टू एक्सप्लेन समथिंग। उन्होंने ये बात कही कि उस जमाने में ये बहुत ही नॉर्मल था, ये नॉर्म था सोसाइटी में कि मैरिजेस अर्ली हों। अब ये बात उनकी पूरी तरह से गलत नहीं है, बात सही है। बहुत से देशों में इंक्लूडिंग इन इंडिया अर्ली मैरिजेस का नॉर्म माना जाता था। माइनर मैरिजेस होती थी, कुछ कुछ कंट्रीज में अब भी होती हैं। और उन्होंने फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती थी, जंग को जदल बहुत होते थे, तो उसी वजह से ये अर्ली मैरिजेस का जो सिस्टम था, एक फर्टिलिटी पीरियड को और द एज ऑफ प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए इसको ऐसे सोसाइटीज में माना जाता था। अब ये बात गलत नहीं है, और ये भी सही है कि हम जो एज के बारे में वेस्टर्न व्यू जो अभी है एज ऑफ कंसेंट के बारे में, तो जब हम प्रोजेक्ट करते हैं पुराने दिनों के अंदर, तो वहाँ पे एक प्रेजेंटिज्म की झलक आती है। तो इस बात से मैं उनके मुखालिफत नहीं करता, बट एट द सेम टाइम मैं उनको ये भी प्रूव करना चाहता हूँ कि ये उतनी भी कॉमन नहीं थी ये बात, जितनी वो इसको करार देने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं एक माइनर मैरिज को ये बताकर कि ये वो उस जमाने का दस्तूर था। लेकिन अगर हम प्रॉफिटिक एग्जाम्पल को ही देखें तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ प्रॉफिट ने सिर्फ एक ही केस में ऐसा एक्सेप्शन किया था कि उन्होंने एक 10 साल से भी छोटी बच्ची के साथ उन्होंने शादी की थी और फिर इसको कंसमेशन भी किया था। अगर आप उनकी दूसरी बीवियों की एज देखें तो एक भी ऐसी एज नहीं आपको मिलेगी जो आज के वेस्टर्न लॉज में भी या फिर इंडिया के कंजर्वेटिव लॉज के अंदर भी उसको मैरिजेबल एज न माना जाए। 41, 39, 20, 28, 29, 37, 19, 34, 18, 35, एक भी ऐसी एज आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो आज के दिन में अगर कोई शादी करना चाहे तो इस एज में ना कर पाए। The only exception that stands out is आयशा। हाँ, एक और एक्सेप्शन हो सकता है रेहाना बिन जाइद, क्योंकि हमें उनकी ईयर ऑफ बर्थ नहीं मालूम है। लेकिन क्योंकि रेहाना बिन जाइद ये उनकी सेकंड मैरिज थी जो प्रॉफिट के साथ हुई थी, इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट 6 या 7 की तो उनकी उम्र नहीं रही होगी, उसके ऊपर ही रही होगी, शायद 18, 19 के आसपास ही रही होगी एट द वेरी मिनिमम। तो
फिर ये बात उठ के आती है कि सिर्फ एक केस में एक्सेप्शन क्यों है। अब इसमें कोई ये भी क्लेम कर सकता है कि फिर जो हम प्रॉफिट के बारे में कुछ गलत अल्फाज यूज करते हैं वो यहाँ पे लागू नहीं होता है, क्योंकि हम वो पैटर्न नहीं देखते हैं। इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि देर इज नो पैटर्न ऑफ माइनर मैरिजेस, तो गलत शब्द यूज करना शायद सही नहीं होगा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन एग्जाम्पल। लेकिन दिस एग्जाम्पल डज स्टैंड आउट। इस बात पर हम ये भी देखेंगे कि प्रॉफिट जो खुद थे, क्या वो इस बात को मानते थे कि अर्ली मैरिजेस होनी चाहिए। जब बात उनकी अपनी बेटी पर आई थी तब उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया था कि शी इज यंग। अपनी बेटी से काफी उम्र में बड़े जो लोग थे, उनके ही अपने दोस्त थे, इनफैक्ट उनके अपने ससुर भी थे, उनके साथ अपनी बेटी की शादी उन्होंने करने से मना कर दिया था ये कहकर कि शी इज यंग। बाद में उन्होंने हजरत अली के साथ उनकी शादी करवाई थी। और यहाँ पे हम देखेंगे तो फातिमा और अली अली के जो एजेस थे वो काफी करीब थे, यानी कि वो सेम एज के ना होते हुए भी उनमें डिफरेंस काफी कम था। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अर्ली मैरिजेस का जो ये पूरा जो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, हिस्टोरिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट, वो यहाँ पे लागू होते हुए हमें बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। कही कि अल अस्कलानी और डॉल्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बातें कही। उन्होंने एक बात ये कही कि अल अस्कलानी ने ये बात फतहुल बारी में जरूर कही कि क्योंकि आयशा डॉल्स के साथ खेलती थी वो माइनर थी, लेकिन अल अस्कलानी के अपने जो ओपिनियन से अपना जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं था, वो कंफ्यूज्ड थे, वो कन्विंस्ड नहीं थे। ये उनका क्लेम था इन द वीडियो। उन्होंने अल अस्कलानी के अपने वर्ड्स भी दिखाए जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड थे फतहुल बारी के नामक किताब से। अब उसी किताब को अगर उन्होंने पूरा देखा होता और उसी पैराग्राफ को उन्होंने पूरा पढ़ा होता तो ये भी आपको नजर आ जाता बुजर साहब कि अल अस्कलानी ने ये भी कोशिश की कि रिकनसाइल हो जो ये डाइवर्जेंट ओपिनियंस है, जो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रही है, ये रिकनसाइल हो पाए। और इसके बेसिस पे उन्होंने उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब ये सेकंड जो डॉल्स की बात होती है जहां पे उड़ते हुए घोड़े की बात हुई है, द हॉर्स विथ विंग्स, तो ये एक्चुअली खैबर के जंग के टाइम की बात हो रही है, नॉट तबुक की जंग की बात। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि तबुक के टाइम पे डेफिनेटली आयशा जो थी वो प्यूबर्टी को हासिल कर चुकी थी, वो 16 इयर्स की हो चुकी थी उस टाइम पे। खैबर के टाइम पे वो 14 इयर्स के आसपास थी, और उसी टाइम शायद उसके तुरंत बाद ही उन्होंने अपनी प्यूबर्टी को हिट किया। लेकिन जब की बात ये डॉल्स की बात हो रही है तब उन्होंने प्यूबर्टी को नहीं हिट किया था। ये फाइनली जो अलस्कलानी है उन्होंने ये कंक्लूड किया। तो पहली बात तो यह है कि जो अथॉरिटी उन्होंने दिखाई इस बात को कहने की कि माइनर अवस्था में आयशा जो है डॉल्स के साथ खेलती थी क्योंकि उन्होंने प्यूबर्टी को नहीं हिट किया, ये उन्होंने अपनी अथॉरिटी पर नहीं बोली, ये बात उन्होंने अल खत्ताबी के अथॉरिटी पर बोली थी। तो इब्न हाजर की अपनी जो स्कूल ऑफ बिलीफ है वो यहाँ पे रेलेवेंट है नहीं। अल खत्ताबी की कमेंट्री के बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हजरत आयशा थी वो बेसिकली प्रीप्यूबसेंट थी एट द टाइम ऑफ हर कंसमेशन। अब इस बात को फर्दर उन्होंने प्रूव करने के लिए, फर्दर एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने फिर ये दूसरे हदीस को भी रिकनसाइल करने की कोशिश की, और फाइनली उन्होंने ये बात बोली कि द स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू, यानी कि जो इजमा का जो व्यू है, इज दैट दोज हु सेड इट इज इन खैबर, मतलब जो ये प्यूबर्टी वाली जो बात आई वो खैबर के टाइम पे हुई, and made the reconciliation between the apparent contradictory rulings on the permissibility of dolls in particular and the prohibition of images in general, as Al-Khattabi said। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो हजरत आयशा की जो प्यूबर्टी है वो खैबर के जंग के वक्त आई, यानी कि जब वो 14 इयर्स की थी, और बिल्कुल उस वाक़े के बाद तुरंत बाद ही आई जब वो उड़ते हुए घोड़े की बात हो रही थी बिटवीन हर एंड द प्रॉफिट, जो हजरत आयशा यूज करती थी उसके साथ वो प्ले करती थी। तो इस बात से ये साबित हो जाती है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू जो है वो यही है कि 14 इयर्स के एज में हजरत आयशा ने अपनी प्यूबर्टी हासिल की, नॉट एट द एज ऑफ 9 और बिफोर दैट। ऊपर से हम ये भी देखते हैं कि जब इब्न माजा की जो हदीस की किताब है उसमें जो कमेंट्री है, उस कमेंट्री को अगर हम देखें तो वहां पे भी
1876 जो हदीत है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ उस वाक्य को यहाँ बयान किया गया है कि जिस दिन हजरत आयशा को प्रॉफिट के घर पे छोड़ दिया गया था, यानी कि ये एज 9 पे थी और उसके तुरंत बाद ही ये कंसमेशन ऑफ द मैरिज हुआ था एट द प्रॉफिट्स हाउस। वहां पे अगर हम कमेंट्री में देखें तो यहाँ पे मैरिज बॉन्ड ऑफ अ गर्ल हु इज नॉट येट अडल्ट हैज नॉट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी इज परफेक्टली वैलिड इन इस्लाम, ये कमेंट्री डाला गया है। अब मजेदार बात यह है कि इस कमेंट्री को इस हदीत पे डाला गया है, नॉट इन दी हदीत जहां पे वो कहते हैं कि मेरी शादी 6 इयर्स की एज में हो गई थी। वो भी एक अलग से हदीत है, लेकिन वहां पे इस बात को नहीं, ये कमेंट्री नहीं डाली गई। इस कमेंट्री को डाला गया यहाँ पे जहां यानी कि जहां पे कंसुमेशन की बात हो रही है। सो कंसुमेशन के टाइम पे जब ये कमेंट वैलिड होता है तब हम इससे ये डेफिनेटली कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंसुमेशन के टाइम पे ये अडल्ट नहीं थी, ये इन्होंने प्यूबर्टी को हिट नहीं किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडम सीकर का एक दावा यह था, जिसको अबूजर साहब ने अपने वीडियो में डिबंक करने की कोशिश की, कि जो हदीस हमें मिलते हैं अबाउट द प्रेयर्स गेटिंग सिवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमन, वो एक्चुअली वहां पे सेवरेंस की बात नहीं हो रही है, वहां पे डिसरप्शन की बात हो रही है। वो प्रेयर्स डिसरप्ट होती हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अटेंशन या ये ध्यान भटक जाने से, लेकिन वहां पे कोई सेवरेंस नहीं होता। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही कि जो कंपेनियंस थे प्रॉफिट के, वो कंफ्यूज्ड हो गए थे। उनको ये लगा था कि प्रेस सिवियर हो जाता है जब कोई ऐसी औरत जो हो, जो कि एज ऑफ प्यूबर्टी पे रीच कर गई हो, जब वो सामने आ जाए किसी प्रेइंग इंसान के, तब उनकी उनकी जो प्रेयर है वो टूट जाती है। तो इस बात को उन्होंने इस तरह से डिबंक किया था। लेकिन ये दावा बहुत बड़ा लगता है कि जो कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट थे, उन्होंने इतनी बड़ी गलती की, इतना बड़ा कंफ्यूजन उनको हो गया। तो एक बार हम देखते हैं कि ये हदीस कौन कौन सी है और कौन कौन से कंपेनियंस यहाँ पे इन्वॉल्व थे। आपको ये सारे जो हदीस हैं, ये आपको एक के बाद एक सुनन इब्न माजा में मिल जाएंगे। 949, 950, 951, 952, 953 करके आप एक सीक्वेंस में इसको देख सकते हैं। तो पहली जो हदीस है वो आती है इब्न अब्बास से। अब इब्न अब्बास हम जानते हैं कि ये माना जाता है कि कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर वही हैं आफ्टर द प्रॉफिट हिमसेल्फ। और जो उन्होंने तफसीर लिखी है, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कुरान को, वो सबसे एक्यूरेट है, ये बात मानी जाती है। अब उनको कंफ्यूजन हो गई थी, या फिर अबू हुरैरा जो जिनके थ्रू, जिनके हवाले से काफी सारे हदीस आए हैं, क्या उनको कंफ्यूजन हो गई थी? या फिर क्या अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल को कब कंफ्यूजन हो गई थी? या फिर अब्दुल्ला बिन समित को कंफ्यूजन हो गई थी? या अबू धार को कंफ्यूजन हो गई थी? मतलब ये एक्चुअली कंफ्यूजन इतने बड़े लोगों को कैसे हो सकती है? अगर कंफ्यूजन इनको हो गई और आयशा ने इनकी कंफ्यूजन को सही कर दिया, तो फिर मेरे हिसाब से तो जितने भी नरेशंस इनके थ्रू आए, उनको हम उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इनको फिर कंफ्यूजन इन बेसिक चीजों पर अगर होती हो तो फिर बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे देखिए, एक भी चैप्टर का नाम भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है यकता, यानी व्हाट सेवर्स द प्रेयर। तो यहाँ पे सेवरेंस की बात हो रही है, यहाँ पे डिसरप्शन की बात नहीं हो रही है, कत्ता होने की बात हो रही है, यानी कट हो जाने की बात हो रही है। आपको ये सिमिलर एक हदीस आपको अत-तिरमिज़ी में भी मिल जाएगी, जहाँ पे यही बात बेसिकली कही गई है, थोड़े और डिटेल्स के साथ। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कत्ता, जो रूट वर्ड है कत्ता, वही यूज किया गया है। तो अगर हम ये बात मान ले कि जो कंपेनियंस थे उनको कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन जो हजरत आयशा थी वो क्लियर थी, उन्होंने उनको एजुकेट किया, उन्होंने उनको करेक्ट किया, और हजरत आयशा जो है उन्होंने सही अंडरस्टैंडिंग इस हदीस की ली थी, और यूजुअली वो सही अंडरस्टैंडिंग ले थी। अगर ये इस बात को हम मान ले, तो फिर तो प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि फिर हमको तो अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो हदीस है, जो मैं यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करने वाला, लेकिन उन पे भी हमारा डिस्पोजिशन चेंज करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग के जो की जो हदीस हैं, उसके अंदर आयशा वॉज दी ओनली वन जिन्होंने उसको सीरियसली लिया और उन्होंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। खुद नहीं कर सकती थी क्योंकि उनको कभी बच्चा हुआ नहीं था, तो वो अपनी नीसेस से ये काम करवाती थी जब किसी के साथ वो पर्दे के आउटसाइड वो बात करना चाहें। प्रॉफिट की जो बीवियां थी, उन्होंने किसी किसी और ने इस बात को नहीं अपनाया था,
और उन्होंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया था। तो अगर हम माने कि हजरत आयशा हमेशा सही अंडरस्टैंडिंग करती थी इन हदीस का, तो फिर तो इस केस में हम इस बात से इख्तलाफ कर जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो आयशा ने गलती कर दी थी। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे आयशा सही थी या नहीं, जबकि उनके मुकाबले इब्न अब्बास खड़े हैं, अबू हुरैरा खड़े हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई जो अबू जर साहब ने कही कि कंपेनियंस को कंफ्यूजन हो गई थी और आयशा ने उनको करेक्ट किया, उनके कंफ्यूजन को दूर किया। रादर मुझे तो एडम सीकर का जो क्लेम है वो ज़्यादा लॉजिकल लगता है कि प्रॉफिट को ये मालूम थी बात कि उसके थ्रू ये जो उनके प्रेयर्स हैं वो कभी कट नहीं हो पाते। इनफैक्ट हदीस में हमें एक और बीवी का जिक्र मिलता है जिसके प्रेजेंस में प्रॉफिट प्रे करते थे। मैमुना की बात आती है, जब मैमुना खुद भी अपने मंथली साइकिल पे होती थी तब प्रॉफिट उनके प्रेजेंस पे प्रे करते थे। लेकिन वहां पे क्लियरली ये बात कही गई है कि मैमुना जो थी वो रिस्पेक्टफुली उनके साइड में बैठती थी, उनसे थोड़ा पीछे बैठती थी, उनके आगे नहीं, क्रॉल वगैरह नहीं किया करती थी। और उनके जिस्म के साथ प्रॉफिट का जो मतलब बॉडी का कोई पार्ट नहीं टच होता था ड्यूरिंग हिज प्रेयर। हाँ, कपड़े, प्रॉफिट के जो कपड़े थे वो कपड़ों के जो एंड्स थे वो डेफिनेटली मेमुना के बॉडी के साथ टच होती थी, ऐसा हदीस में कहा गया है। लेकिन उसको हम पर्सनल टच तो नहीं कह सकते। तो आगे बढ़ते हैं। एक और इन्होंने बहुत बड़ी बात ये कही थी कि आयशा ने अपने सारे हदीस में खुद को वमन करके ही एड्रेस किया है। जब उनकी नई नवेली शादी हुई थी, एक बार वो हौदे पे उनको ऊंट पे बिठाने की बात हो रही थी, तब उन्होंने इस वीडियो में वही कहा कि जब वो खुद को वुमेन कहकर एड्रेस कर रही थी तो उसको हमें हमें वुमेन ही मान लेना चाहिए। और वुमेन मतलब ग्रोन अप पर्सन जिसको प्यूबर्टी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक फंडामेंटल एरर है। आयशा जो थी वो 9 इयर्स के अबव किसी भी गर्ल को वुमन मानती थी। उन्होंने इनफैक्ट एक हदीस भी इसके हवाले से उन्होंने बयान किया था। उन्होंने कहा था कि व्हेन अ गर्ल रीचेस द एज ऑफ 9 इयर्स शी इज अ वुमन। अब इसका क्या बेसिस है? अबू जर ने खुद अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि जो एज ऑफ प्यूबर्टी जो मिडिवल पीरियड में हुआ करती थी वो 12 to 15 इयर्स के बीच, रेंज के बीच में हुई करती थी। तो अगर ये बात सही है कि 12 to 15 के रेंज में ज्यादातर औरतें जो हैं, ज्यादातर लड़कियां जो हैं वो उनको उनको प्यूबर्टी आ जाती थी, तब ये कहना तो बहुत आर्बिट्ररी है कि 9 साल की उम्र होते ही कोई भी जो लड़की है वो वुमन बन जाती है एंड उसको एक वुमन के तरह ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके साथ बायोलॉजिकल प्यूबर्टी का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। द मोमेंट यू रीच द एज ऑफ 9 इयर्स यू कैन बी कंसिडर्ड अ वुमन। तो जब आयशा खुद को वुमन कह रही थी, शी हैड दिस पर्टिकुलर आइडिया इन हर माइंड। उनके दिमाग में ये आइडिया थी कि 9 साल के ऊपर के कोई भी लड़की जो है वो वुमन है। अब अगर हम देखें कि इसका इफेक्ट क्या हुआ ऑन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक सोसाइटी, वो क्लियर है। अगर आप सीकर्स गाइडेंस की ये जो स्क्रीनशॉट्स को देखें तो पहली बात, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे कि वही वही फतुल बारी जहां से हम अभी तक कोट कर रहे थे, वहां पे यह कहा गया है कि निकाह ऑफ अ माइनर एज टू एन अडल्ट इज अलाउड। देयर इज कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स ऑन दिस इवन इफ शी इज इन द क्रेडल। अगर वो एक पालने में भी हो तो भी उसकी शादी करवा दी जा सकती है। बट ही शुड नॉट स्लीप विथ हर अंटिल शी कैन बेयर इट। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ये बेयर इट पे हम वापस आएंगे। ऑन द राइट हैंड साइड हम देखते हैं शेख अल इस्लाम अन-नववी की जो सही मुस्लिम की शरह जो है उसमें वॉल्यूम 9 पेज 206 में वो उन्होंने ये बात कही है कि अहमद एंड अबू उबैद से दैट इफ शी इज 9, मतलब जो किसी की बीवी जो है अगर वो 9 इयर्स की एज को रीच कर जाए देन शी कैन बी फोर्स्ड टू हैव सेक्स विद द हस्बैंड। तो उनके साथ जबरदस्ती भी की जा सकती है अगर उन्होंने 9 साल की उम्र को हासिल कर लिया होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्बिट्ररी जो एक एलोकेशन ऑफ वुमनहुड जो हजरत आयशा ने कर दी थी थ्रू हर हदीत, उसका ये इफेक्ट हुआ कि हमने इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में एज 9 को द एज ऑफ कंसेंट मानना चालू कर दिया है, इवन दो देर इज नो एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम द ब्राइड। इसी अन्नबी की हदीत को हम देखते हैं कि इस्लामिक क्यू एंड ए ने भी इसको रिप्रेजेंट किया है थोड़े अलग अल्फाज के साथ।
यहाँ पे कहा गया है कि when a girl reaches the age of 9, then the marriage may be consummated even without her consent. जो forced की बात वहां पे आई थी, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है कि the marriage may be consummated even without her consent and without the consent of her guardians. तो यहाँ पे क्लियरली एज ऑफ 9 को अ थ्रेशोल्ड माना जा रहा है। इट्स लाइक अ मैजिकल थ्रेशोल्ड। आप जैसे ही 9 ईयर्स को क्रॉस करोगे आप औरत बन जाओगे, एक दिन पहले आप लड़की रहोगे। तो ये काफी रिडिकुलस है। इसका कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है, इसका कोई साइकोलॉजिकल बेसिस नहीं है। इट्स जस्ट एन आर्बिट्ररी एलोकेशन ऑफ एन एज। तो जब हजरत आयशा खुद को वुमन कहती है इवन एट एन अर्ली एज, दैट इज बिकॉज शी इज मोर देन 9 ईयर्स। तो वो यही लॉजिक लगा रही है। अब इसके रिलेटेड एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। अब आप लोग इससे एतराज कर सकते हो कि मैंने ये विकी इस्लाम से लिया है, लेकिन अभी तक मैंने सारे आपको इस्लामिक वेबसाइट से ही एविडेंसेस दी हैं। और यहाँ पे एक रेफरेंस भी है, जो रेफरेंस मैं लेके आता, लेकिन बिकॉज ऑफ द इशू विद archive.org मैं अभी नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये बात कही गई है, अशफी ने ये बात कही है, जो इमाम शफी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अगर ब्राइड हस्की है, यानी कि जसीमा है, या ये वर्ड यूज किया गया है, अगर वो थोड़ी मोटी सी है, अगर हेल्दी हैं, तो फिर उनके टाइप और अगर उनकी टाइप के जो लड़कियां हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को बेयर कर पाती हैं, तो फिर उनके साथ सेक्स करना जायज है। अब देखिए अगली स्क्रीनशॉट में हमने ये बात फतुल बारी से भी देखी थी कि इफ शी कैन बेयर इट। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि आप लोग डिसाइड कैसे करते हो कि वो बेयर कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी? क्या विजुअली ये बात मालूम करना पॉसिबल है कि कोई लड़की जो है 9 ईयर्स की वो इंटरकोर्स को बेयर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? इंटरनल इंजरी उनको होगी कि नहीं? उनकी डेथ हो जाएगी कि नहीं, जैसे कि हम येमेनी चाइल्ड ब्राइड के केस में देखते थे? तो फिर ये यहाँ यहाँ दिस इज अ डेंजरस थिंग। आप ये इस बात को समझें, ये जो आर्बिट्ररी एलोकेशन ऑफ मैच्योरिटी टू एज 9, ये जो है ये काफी डेंजरस है। इसके इम्पैक्ट्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं। हाँ, अब हजरत आयशा के केस में कुछ इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं मालूम। हम ये जानते हैं कि शी कुड नेवर कंसीव, तो ये पॉसिबल है कि शायद उनको इंटरनल इंजरीज हुई होंगी। अब ये पॉसिबल भी नहीं भी हो तो फिर तो भी ठीक है। और ये बात भी सही है कि हजरत आयशा के साथ प्रॉफिट की जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप थी, बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप थी। वो एक साथ दौड़े भी लगाते लगाते थे, वो एक साथ एक दूसरे के साथ मजाक भी करते थे। आयशा काफी पॉजेसिव भी थी उनको लेकर, आयशा काफी जेलस भी थी। जब आयशा को एक्चुअली प्यूबर्टी आई थी, तब प्रॉफिट ने उनको ये चॉइस भी दिया था कि अगर आप चाहो तो आप अपने घर वापस जा सकते हो और डिवोर्स ले सकते हो, लेकिन उन्होंने मना किया था। ये सारी बातें सही है, ये सारी बातें, इन सारी बातों से इनकार नहीं है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं है कि ये जो हम थियरी लगाते हैं कि 9 साल की उम्र में हजरत आयशा ने अपनी प्यूबर्टी हासिल कर ली थी, इसका कोई बेसिस आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। ओके। एक और सवाल जो अबूजर साहब ने उठाया था कि फिर 6 साल की उम्र में शादी करके 9 साल की उम्र में क्यों कंसमेशन किया गया था? इस बीच में जो 3 साल का जो गैप था, ये क्यों था? इसको कैसे एक्सप्लेन करें? अब बहुत लोग इसको एक्सप्लेन इस हिसाब से करते हैं कि द प्रॉफिट वाज वेटिंग फॉर हर टू अटेन प्यूबर्टी, लेकिन इसका कोई एविडेंस हमें सही हदीस में नहीं मिलता कि किसी भी प्राइमरी जो स्कॉलर्स है उनके राइटिंग्स में भी हमें इसका कोई इंडिकेशन, क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता। तो फिर ये 3 इयर्स गैप को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो एक चीज हमें मिलती है वो ये है, ये एक हदीस आपको मिल जाएगी सुनन इब्न माजा के 3324, जहां पे ये बात कही गई है कि माई मदर वॉज ट्राइंग टू फैटन मी अप व्हेन शी वांटेड टू सेंड मी टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो यहाँ पे आप देखिए कंसमेशन की पहले की बात हो रही है, यानी कि इस 3 इयर्स की गैप की बात हो रही है, आफ्टर शी हैड गॉट मैरिड एंड बिफोर द कंसमेशन। बट नथिंग वर्कड अंटिल आई एट क्यूकम्बर्स विद डेट्स। तो उन्होंने फिर खजूर और हीरा होता है उनको एक साथ मिला के उन्होंने खाया, एंड देन शी ग्रू प्लम्प, और फिर वो प्लम्प हो गई, द बेस्ट काइंड ऑफ प्लम्प। अब कितना प्लम्प हुई है तो हम बाद में एक हदीस में देखते हैं कि जब लोगों ने हाउदा को लिफ्ट किया तो उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि वेदर वो अंदर थी भी या नहीं। तो शायद बहुत ज्यादा प्लम्प तो नहीं हुई थी, लेकिन पॉसिबली इनफ प्लम्प इनफ हो गई थी जिससे कि जो कंसमेशन ऑफ मैरिज को आगे बढ़ाया जाए। यानी हम यहाँ पे रीआइटरेशन इसी बात का देखते हैं जो हमने
जो फिक्स में भी देखी अभी, जो पिछली स्क्रीनशॉट्स में भी हमने देखी जो बात, वही बात यहाँ पे फिर से रीएस्टैब्लिश होती है कि कंसुमेशन ऑफ मैरिज उससे किया जा सकता है जिनको देखकर फिजिकली ये बात लगे कि ये बेयर कर पाएगी, एंड्योर कर पाएगी। इस इसका कोई बायोलॉजिकल क्राइटेरिया नहीं है। अगर वो थोड़ी मोटी ताजी है, अगर वो प्लम्प है, अगर थोड़ी हाइट में ज़्यादा है, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि उसके साथ कंसमेशन जो है जायज़ है, किया जा सकता है। और अगर वो बहुत ही पतली हो, दुबली हो, नाटी हो, तो फिर शायद उसके साथ ना किया जाए। और अगेन उसमें एज 9 का भी एक फैक्टर आ जाता है, जो खुद हजरत आयशा ने इंट्रोड्यूस किया है। पता नहीं इसको पहले माना जाता था कि नहीं, लेकिन ये एज 9 वाला जो मैजिकल थ्रेशोल्ड है वो भी इसके अंदर आ गया है। तो यहाँ पे प्यूबर्टी का अगेन कोई कोई भी मेंशन नहीं है, इससे कोई भी इन्फ्रेंस, कोई प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन को स्पेसिफिकली यहाँ से कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकता। और जैसे मैंने कहा, कोई प्राइमरी हदीत आपको नहीं मिलेगा जिसमें ये बात अरबी में और जो मुहद्दिस जिसको सही करार दें, जहाँ पे ये बात कही गई हो कि उनको मेंस्ट्रुएशन हो चुका था बाय द एज ऑफ 9। अब वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कॉन्सुमेशन इन हिंदुइज्म। अब हिंदुइज्म पर भी ये इल्जाम काफी लगता है कि भाई माइनर मैरिजेस तुम्हारे यहाँ पे भी थी, तुमको क्या एतराज है? माइनर मैरिजेस काफी सारे तुम्हारी बुक्स में भी है। हाँ जी, बिल्कुल है, मनुस्मृति में है, महाभारत में है, कुछ कुछ और जो धर्मसूत्र है उसमें भी है कि 24 साल का जो बंदा है वो 8 साल की लड़की से शादी कर सकता है। फिर 30 साल का जो आदमी है वो 10 साल की लड़की से शादी कर सकता है, एक्सेट्रा। फिर कुछ कुछ आक्षेप तो हमारे देवियों पर भी लगाए जाते हैं कि सीता की उम्र तो 6 साल की थी, जबकि सीता का तो जन्म ही नहीं हुआ था। आविर्भाव था वो तो अलौकिक था, वो जमीन से उभर कर आई थी। और जब वो जमीन से उभर कर आई थी, वो छोटी रोती हुई बिलखती हुई बच्ची नहीं थी। उन जो संस्कृत में जो वर्ड यूज किया गया है वो कन्या है, यानी कि मतलब वो थोड़ी बड़ी थी। शी वॉज नॉट अ टॉडलर या और एन इन्फेंट। तो 6 साल का जो ये जो एज है वो बहुत ही आर्बिट्ररी कैलकुलेशन है, पॉसिबली फ्रॉम द एज ऑफ अ डिस्कवरी या फ्रॉम द एज ऑफ उपनयन, हमें नहीं मालूम। फिर रुक्मिणी के केस में, पार्वती के केस में भी ये आक्षेप लगाए जाते हैं, जबकि उनको सारे हम डिबंक कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कुछ और वीडियोस भी शायद करूं जहां पे इन क्लेम्स को मैं डिबंक करूंगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि माइनर मैरिजेस हिंदुइज्म में हैं, ये बात को मैं मानता हूं, लेकिन व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर कॉन्सुमेशन? क्या माइनर मैरिजेस करते ही अगले दिन ही कॉन्सुमेशन ऑफ मैरिज अलाउड है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहली तो सबसे जो कुख्यात इनफेमस जो बुक है हिंदुइज्म में, मनुस्मृति, जिसको हम रूढ़िवादी कहते हैं, पेट्रियार्कल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये पुराने ख्यालात से भरपूर ये किताब है, ये किताब जला देनी चाहिए। देखते हैं उस किताब में क्या बात कही गई है। तो मनुस्मृति के 345 में ये बात कही गई है कि सिर्फ ऋतुकाल में ही एक आदमी अपनी बीवी को अप्रोच कर सकता है। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को अगर आप देखें तो ये बात कही गई है कि वन शुड ऑब्जर्व द रूल ऑफ अप्रोचिंग वंस वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर सीजन, यानी कि जब वो फर्टिलिटी के टाइम पे हो, नॉट इन द डेज ऑफ हर पीरियड, नो, वो मना है। जब वो फर्टाइल रहेंगी, जब जब ओव्यूलेटरी फेज में रहेंगी, तब उनको अप्रोच करना इज जायज इन हिंदुइज्म। तो यहाँ पे एक इम्प्लिसिट मेंस्ट्रुएशन की बात आ ही जाती है। लेकिन फिर भी हम इस पे नहीं रुकते हैं। हम देखते हैं कि इसके आगे जो मनु साहब है वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि वन शुड ऑलवेज बी अटैच टू हिज ओन वाइफ, यानी कि अगर आपकी वाइफ रेडी नहीं है, अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपके साथ इंटरकोर्स कर पाए, आप निकल के तुरंत दूसरी बीवी मत लेके आना, आप कहीं और मत चले जाना, आप किसी स्लेव का इस्तेमाल मत कर लेना। या स्लेवरी के साथ तो सेक्सुअल कोई एक्ट जो था वो हिंदुइज्म में बिल्कुल बैंड था। ठीक है, तो लेकिन आप डिसलॉयल मत हो जाना अपनी बीवी के प्रति। आप पेशेंस दिखाओ, अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, और जब वो रेडी हो आप फिर डेफिनेटली उनके साथ इंटरकोर्स करो। और मेधातिथि जो थे, जो एक प्राइमरी कमेंटेटर थे मनुभाष्य जिन्होंने लिखा था, और ये मेधातिथि जो थे ये 9th सेंचुरी के एक स्कॉलर थे कश्मीर से। इन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, अब अगर देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो ये मेडिवल पीरियड था, इंडिया में क्या प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी। मैरिज हैज बीन डिस्क्राइब्ड, शादी की बात हुई है। मैरिज हैविंग बीन अकम्प्लिश्ड,
and the wifehood of the girl having been established, one might have the idea that he was entitled to have intercourse with her that same day. किसी को लग सकता है कि शायद उसी दिन उनके साथ इंटरकोर्स करना जायज होगा, जो उनकी बीवी है उसके साथ इंटरकोर्स करना जायज है. Here, with a view to preclude the possibility of this being done, इस possibility को avoid करने के लिए, preclude मतलब avoid करना, इस possibility को, इस संभावना को, इस इम्कान को, इसको basically preclude करने के लिए, avoid करने के लिए हमने ये टेक्स्ट मनु मनु साहब ने ये बात कही. उन्होंने क्या कहा, ऋषि मनु ने, उन्होंने कहा कि वन शुड नॉट हैव रिकोर्स टू हिज वाइफ इमीडिएटली आफ्टर मैरिज. विवाह के तुरंत बाद, शादी के तुरंत बाद एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की जो कंपनी है, जो फिजिकल इंटीमेसी है, वो तुरंत नहीं मिलनी चाहिए. ऑन द सेम डे तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए. ही शुड वेट फॉर हर प्यूबर्टी, जो बायोलॉजिकल प्यूबर्टी है उसके लिए उनको वेट करना चाहिए, हस्बैंड को वेट करना चाहिए बिफोर ही कैन बी इंटीमेट विद द वाइफ. फिर गृह सूत्र के ऑथर्स की बात की गई है जहां पे फॉर अ पोस्ट प्यूबसेंट गर्ल, जो जिन्होंने ऑलरेडी प्यूबर्टी हासिल कर ली हो, उनके लिए 3 दिन या 12 दिन या फिर 1 साल का जो ये डिफरेंस है उसको मानने की बात हुई है. लेकिन फॉर प्री प्यूबसेंट गर्ल्स ये एप्लीकेबल नहीं है. वहां पे ये क्लियरली कहा गया है कि इफ प्यूबर्टी अपीयर्स इन द कोर्स ऑफ द ईयर, यहाँ पे देखिए आप, प्री प्यूबसेंट मैरिज को ऑलरेडी अज्यूम कर लिया गया है, मतलब मैरिज जो है वो प्यूबर्टी के पहले हो चुकी है, ये बात, इस बात को अज्यूम कर लिया गया है. और ये कहा गया है कि इफ प्यूबर्टी अपीयर्स इन द कोर्स ऑफ द ईयर, अगर उस साल के दौरान कभी प्यूबर्टी वो हिट कर जाए, देयर शुड बी स्टिल नो इंटरकोर्स, जब तक ना वो 1 साल पूरा हो जाए. इंटरकोर्स जब तक वो प्यूबर्टी आए 1 साल पूरा ना हो जाए, इंटरकोर्स फिर भी नहीं होगा. Similarly, even after the said time, there should be no intercourse before puberty. अगर 1 साल बीत भी जाए लेकिन जो वाइफ है उनको प्यूबर्टी ना आए, तो भी इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए बिफोर दैट प्यूबर्टी हैपेंस. तो इस बात को आप क्लियर देख लो, अगर प्यूबर्टी 12 में हिट करती है तो उसके बाद ही इंटरकोर्स हो सकता है. अगर वो 15 में हिट करती है तो फिर उसके बाद ही इंटरकोर्स हो सकता है. अगर वो लेट हिट करती है 2025 के कुछ रेयर केसेस में, तो भी उसके बाद ही कंसुमेशन ऑफ मैरिज हो सकता है, उसके पहले नहीं. तो जबकि हिंदुइज्म में बिल्कुल माइनर मैरिज जायज है, कंसुमेशन ऑफ दैट मैरिज बिफोर प्यूबर्टी इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड. बिल्कुल साफ साफ क्लियर शब्दों में एक बायोलॉजिकल क्राइटेरियन जो है वो सेट कर दिया गया है कि ये डिफाइंड क्राइटेरियन को मीट करना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी. हम ये भी देखते हैं अपने अष्टांग संग्रह जो है, उसमें हम देखते हैं कि ये बात कही गई है कि अ मैन 25 years of age should approach the young woman of 16 years of age with a view to make progeny. ये जो अष्टांग संग्रह है इसके ऑथर का नाम है वाघभट्ट. और हम देखते हैं कि ये वाघभट्ट जो है वो 6th century CE में सिंधु में रहते थे, मतलब जो अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान है उस रीजन में ये रहते थे. और उन्होंने ये किताब लिखी थी जहाँ पे उन्होंने जो आठ अलग अलग आयुर्वेद के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको एक जगह पे कंपाइल किया था. और उन्होंने ये बात क्लियरली कही थी कि जो आइडियल एज ऑफ इंटरकोर्स है वो 25 years फॉर द मेल है और 16 years फॉर द फीमेल है. और ये बात उन्होंने कब कही, 6th century CE, मतलब जिस टाइम पे प्रॉफिट भी एक्टिव थे, जब वो अलाइव थे, उसी टाइम पे वाघभट्ट भी अलाइव थे और उन्होंने ये बात कही. शायद हो सकता है कि वाघभट्ट थोड़े उनसे बड़े भी हों. तो आप ये देखें कि जो प्रॉफिट के यहाँ जो सिस्टम था और इंडिया में प्रॉफिट के आने से पहले जो सिस्टम था, अगर आप ये देखो, मनुस्मृति को देखो, तो इवन बाय द मोस्ट लिबरल एस्टिमेट जो है ये 2nd और 3rd सेंचुरी की किताब है. और उसमें भी ये बात कही गई है कि इस बिफोर प्यूबर्टी देयर कैन बी नो सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो हिंदुइज्म में तो ये काफ़ी क्लियर है और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ह्यूमेन है. यहाँ पे जो औरत है, जो बीवी है, उसके हेल्थ की और उसके मेंटल मैच्योरिटी का बहुत ख्याल रखा गया है. और डेफिनेटली दिस इज द सिस्टम टू फॉलो. अभी का जो इस्लामिक लॉ है, जो ज़्यादातर सेक्युलर देशों में जो माना जाता है, वो भी इसी को फॉलो करता है. ओके
तो इसके बाद इसके साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं और एक डिस्क्लेमर के साथ भी ये एंड करना चाहता हूं। दिस इज एन एकेडमिक एंड रिस्पेक्टफुल रिबटल। यहाँ पे मैंने कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, कुछ शब्द आपको अप्रिय लगे, शायद पसंद ना हो मेरी बातें, लेकिन मैंने कोई गाली गलौज नहीं की, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने एटलीस्ट कोशिश तो यही की है। सो एकेडमिक और रिस्पेक्टफुल रिबटल रखने की कोशिश की है। और ये भी है कि मैंने यहाँ पे कोई कंपेयर और हर्ट करने की इंटेंशन से नहीं की है। हाँ, मैंने थोड़ी बहुत तो कंपेयर की, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पे बनता है, ये एक सोशल इशू है, यहाँ पे कंपैरिजन बनता है, वो कंपेयर मैंने जरूर किया है। लेकिन मैंने दी रिलीजियस सुपीरियरिटी की बात नहीं की यहाँ पे, और किसी के रिलीजियस या कल्चरल फीलिंग्स को हर्ट करने की भी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। अगर हर्ट हुई है तो फिर कहीं ना कहीं आप जानते हो कि जो मान्यताएं हैं वो कुछ गलत हैं। और मैं इसके साथ ये वीडियो को एंड करना चाहता हूँ कि इटर्नल डिबगर अबूजर साहब को थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्लियर और वेल कम्युनिकेटेड वीडियो किया है। उन्होंने बहुत अच्छी से एडिट भी किया है। जो मैटर मटेरियल जो है मेरी वीडियो में, आई होप दैट हेल्प्स रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल। थैंक्स अ लॉट।